we had talked about diplomacy, and we will continue with that. We will talk a little more about diplomacy. कूटनीति की क्या भूमिका है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के एक साधन के रूप में। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और राष्ट्रीय शक्ति के जितने भी तत्व हैं उन्हें कूटनीति गतिशीलता प्रदान करती है और उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के बीच में जो सेतु है उसे बनाने का काम कूटनीति के द्वारा किया जाता है। इसलिए कूटनीति को राष्ट्रीय शक्ति का भी तत्व माना जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी कूटनीति होगी उतना ही राष्ट्र की शक्ति अधिक होगी और अपने राष्ट्रहित की वो पूर्ति करने में सफल हो पाएगा। जब हम लोगों ने यथार्थवादी सिद्धांत पढ़ा था, रियलिस्ट अप्रोच को पढ़ा था मॉर्गेंथो के, तब भी हमने इस विषय में बात की थी, क्योंकि मॉर्गेंथो भी जो शांति स्थापना की बात कहते हैं उसमें जो वो 3 तरीके बताते हैं उसमें पीस थ्रू अकोमोडेशन पर वो विशेष बल देते हैं। समझौते के द्वारा शांति की स्थापना, और पीस थ्रू अकोमोडेशन में वो डिप्लोमेसी को एक मुख्य तरीका बताते हैं। और डिप्लोमेसी के लिए उन्होंने कुछ ज़रूरी शर्तें बताई थी, 9 शर्तें थी जो जब वो कहते हैं कि अगर ये शर्तें पूरी होंगी तभी कूटनीति काम करेगी। आगे हम लोग इसके विषय में थोड़ी और बात करेंगे। मॉर्गेंथो ने कूटनीति को, डिप्लोमेसी को डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र के वैदेशिक मामलों का उसके कूटनीतिज्ञों, डिप्लोमेट्स द्वारा संचालन करना राष्ट्रीय शक्ति के लिए शांति के समय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि युद्ध के समय राष्ट्र की शक्ति के लिए सैनिक नेतृत्व द्वारा तरह तरह की रणनीतियों को अपनाना होता है। यानी जिस तरह से युद्ध के दौरान सेना राष्ट्रीय शक्ति की रक्षा करती है, राष्ट्रहित की रक्षा करती है, उसी प्रकार पीस के समय, शांति के समय कूटनीति राष्ट्र की शक्ति की रक्षा करती है। यानी एक महत्वपूर्ण स्थान मॉर्गेंथो कूटनीति का मानते हैं राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए। अगर कूटनीति के विकास को देखा जाए, ट्रेस किया जाए, जैसा हम सभी जानते हैं कि कूटनीति का प्रयोग जब से मानव संबंधों का, या कह ले जब से सिटी स्टेट्स का, नगर राज्यों का निर्माण हुआ है तब से किया जा रहा है। नगर राज्यों का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि राज्य एक दूसरे से लगातार युद्ध न करें और शांति के साथ रह सके, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। क्योंकि जब सिटी स्टेट्स का निर्माण नहीं हुआ था उस समय तक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत काम कर रहा था, और उससे बचने के लिए तथा सुरक्षा के लिए ये समझा गया कि मनुष्य छोटे छोटे राज्यों में बसे और आपस में संबंध स्थापित करें। आपस में संबंध स्थापित करने के लिए ही सिटी स्टेट्स को बनाया गया, और साथ ही साथ नगर राज्यों के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए हम राजदूत तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मैसेंजर्स, हरकारे भेजे जाने लगे। यहाँ तक कि ओलंपिक जो खेल शुरू किए गए उसका भी कूटनीतिक कारण ही था कि खेल के माध्यम से जो छोटे नगर राज्य हैं, जो कबीले हैं, उन्हें आपस में जोड़ा जाए और सद्भावना को उत्पन्न किया जाए। तो पूरा जो जोर था वो शांति पर था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर था
और इसी को विकसित करने के लिए नगर राज्य बने, ओलंपिक खेलों को शुरू किया गया। ये कूटनीति का ही एक उदाहरण है। अगर आप भारत के प्राचीन ग्रंथों को देखें तो उसमें भी हम देखते हैं कि रामचरितमानस में, साथ ही साथ महाभारत में हम दौत्य जो कार्य है उसको करते हुए लोगों को देखते हैं। और यहाँ पर यह भी भान है कि राजदूत के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ उसको मिली होती हैं, और उसको विदेशी जहाँ पर वो गया है, जिस राजा के सामने वो अपनी बात को, अपने संदेश को, अपने राजा के संदेश को लेकर गया है, वो राजा उसे न तो दंडित कर सकता है और न बंदी बना सकता है। राजदूत की ये जो इम्यूनिटीज़ है वो आज भी हम पाते हैं कि राजदूतों के लिए ये उन्मुक्तियाँ निर्धारित होती है और सभी राज्यों को उसका पालन करना होता है। तो इसलिए कूटनीति कोई नई बात नहीं है, ये जब से सिटी स्टेट्स बने तब से चली आ रही है, और जब नेशन स्टेट्स बने तब तो इनका प्रयोग और ज़्यादा किया जाने लगा। कूटनीति का प्रयोग करके ही ब्रिटिश शासन ने अपनी एम्पायर को खड़ा किया। उसकी फूट डालो राज्य करो की नीति उसकी कूटनीति का ही हिस्सा था। इसी प्रकार से जर्मनी में बिस्मार्क ने कूटनीति का प्रयोग करके जहाँ जर्मन जो साम्राज्य था उसके अंदर स्थित अनेक छोटे छोटे राज्यों को यूनाइट किया, तो वहीं उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि उसके जो गैर मित्र देश थे वो आपस में बट गए और अनेक वर्षों तक उनमें फूट पड़ी रही, और इस प्रकार से उसने अपने आप को, जर्मनी ने अपने आप को शक्तिशाली बनाया बिस्मार्क के अधीन। तो इस तरीके से कूटनीति का प्रयोग प्राचीनतम काल से किया जाता रहा है। और अगर हम देखें इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखें तो सर अर्नेस्ट सेटो ने डिप्लोमेसी को डिफाइन करते हुए कहा कि डिप्लोमेसी इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड टैक्ट टू द कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यानी स्वतंत्र राज्यों की जो सरकारें हैं उनके बीच में संबंधों का संचालन करने के लिए बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग ही कूटनीति कही जाती है। ऑर्गेन्स्की ने क्या कहा कि कूटनीति दो या दो से अधिक राष्ट्रों के सरकारी प्रतिनिधियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिससे संधि वार्ता की प्रक्रिया की जाती है, बातचीत के कार्य को किया जाता है। हमने बार्गेनिंग थ्योरी को भी पहले पढ़ा था, सौदेबाजी के सिद्धांत को, और सौदेबाजी का जो सिद्धांत है वो डिप्लोमेसी का ही एक पार्ट है। बातचीत के माध्यम से अपने हितों को आगे बढ़ाना, ये किसी देश के राजदूत का विशेष कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है। अभी इन कार्यों के विषय में हम और आगे बात करेंगे। के.एम. पनिक्कर के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयुक्त कूटनीति अपने हितों को दूसरे देशों के आगे रखने की कला है। कूटनीति का अर्थ क्या है? अपने राष्ट्रीय हितों को प्रमोट करना, उनको प्राप्त करना, और उसके लिए जो भी युद्ध के अलावा जो अन्य तरीके हैं उनको राजदूत के द्वारा अपनाया जा सकता है। यानी परसुएशन के द्वारा, या कोई लालच देकर, कोई इंसेंटिव देकर, या बल के प्रयोग की धमकी देकर, या जो अभी तक इंसेंटिव दिया जा रहा है उसको रोकने की धमकी देकर, इन साधनों का प्रयोग करके राजदूत अपने हितों को, अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और इसे ही कूटनीति का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कूटनीति का प्रयोग सभी राज्यों के द्वारा किया जाता है, और
कूटनीति का प्रयोग तभी संभव है जब राज्यों के बीच मतभेद हो। मॉर्गेंथो ने भी जो अपने 9 रूल्स बताए थे डिप्लोमेसी की सफलता के लिए, तो उसमें वो भी कहते हैं कि कूटनीति तभी सफल होगी जब राज्यों के बीच में मतभेद होंगे और ये मतभेद इतने भी अधिक ना हो कि युद्ध के बगैर हल नहीं निकल सकता मामले का। और दूसरी ओर अगर मतभेद बिल्कुल भी नहीं होंगे तो भी कूटनीति की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सभी बातों को राज्य की मान ही रहे हैं तब तो हमें वार्ता की आवश्यकता ही नहीं है। तो अधिक मित्रता या अत्यधिक शत्रुता ये कूटनीति को विफल बना देती है। कूटनीति की सफलता के लिए क्या ज़रूरी है कि थोड़े बहुत मतभेद हो, इतने मतभेद हो जिन्हें सुलझाया जा सके, वो उस स्थिति से भी परे ना हो जहाँ पर उन्हें सुलझाया ही नहीं जा सकता हो, गलतफहमियाँ हो या बातचीत का एक थोड़ा बहुत जगह बची हो, तभी कूटनीति कार्य करती है। अगर हम ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां से हम वापस नहीं लौट सकते और जिससे आगे जाने पर हम नीचे गिरने का, पहाड़ के से नीचे गिरने की आशंका है, यानी युद्ध की आशंका है, तब कूटनीति विफल हो जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं, करेंटली अगर आप देखें तो भारत और चीन के बीच में जो सिचुएशन है उसमें कूटनीति को जारी रखा गया है, उस रास्ते को बंद नहीं किया गया है। बातचीत के माध्यम से समस्या को हल करने का रास्ता ओपन रखा गया है और इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ अंतराल पे दोनों देशों के जो मिलिट्री जो अधिकारी हैं वो मिलते रहते हैं, बात कर रहे हैं और साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी बात हो रही है। यद्यपि अब ये कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति को भी शायद आपस में बात करने की ज़रूरत है, तभी जो टेंशन है वो डीएस्केलेट होगा। पूर्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जब जब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं तो बार बार ये कहा गया है, इंसिस्ट किया गया है कि वार्ताएं बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत बंद हो गई, नो कम्युनिकेशन हो गया, तब युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। और इसीलिए बातचीत को, कूटनीति को हमेशा काम करते रहने की ज़रूरत है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जो जानने वाले हैं उनका कहना है। तो कूटनीति ऐसे क्षेत्र में कार्य करती है जहां बल प्रयोग की पूरी संभावना है, और कूटनीति का काम क्या है? उस बल प्रयोग की संभावना को टालना, बल प्रयोग को न होने देना, ये कूटनीति का काम है। और कूटनीति को हम सफल कब मानेंगे, कब डिप्लोमेसी को हम मानेंगे कि वो सक्सेसफुल हुई? जब अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण के अनुकूल बनाने में राजदूत सफल हो जाए। यानी भारत जो नज़रिया रखता है उस नज़रिए को हम अन्य देशों को दिखाने में जब सफल हो जाए और उन्हें कन्विंस कर लें कि हमारा नज़रिया सही है, तब हम इसे कूटनीति की सफलता कहेंगे। जैसे 1950 के बाद से भारत के द्वारा नॉन अलाइनमेंट को अपनाया गया। आरंभिक काल में हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि नॉन अलाइनमेंट पर न तो कम्युनिस्ट ब्लॉक को भरोसा था और न ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक को। दोनों ही अविश्वास रखते थे और दोनों ये सोचते थे कि ये केवल एक भ्रम है, जब और ऐसा जो ये ग्रुप है वो वास्तव में दूसरे के ब्लॉक के साथ मिला हुआ है। लेकिन 1959 के बाद, 1959 के बाद एक तो सत्ता परिवर्तन हुआ सोवियत संघ में, ख्रुश्चेव का आगमन हुआ, और दूसरी ओर अमेरिका में भी हम देखते हैं कि जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बने। और उसके बाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का जो विचार था, लीडरशिप के परिवर्तन के साथ जो विश्व में उत्पन्न हुआ, उसके बाद नॉन अलाइनमेंट को जगह मिलनी शुरू हुई। यानी 10 वर्षों की जो भारत की डिप्लोमेसी थी वो रंग लाने लगी और भारत के नज़रिए को विश्व ने समझना शुरू किया।
और ये समझा गया कि दोनों गुटों से अलग भी कोई राजनीति हो सकती है, यानी ज़रूरी नहीं है कि सभी देश या तो कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो जाएं या कैपिटलिस्ट ब्लॉक में. देयर कैन बी सम स्टेट्स विच आर इन नाइदर ब्लॉक. तो ये बात लगभग 10 वर्ष के बाद जो उस समय शीत युद्ध चल रहा था उसमें दोनों गुटों को समझ में आई और नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो कद था वो थोड़ा बढ़ पाया. लेकिन हम यहाँ पर ये भी पाते हैं कि 1960 के बाद से कूटनीति का ज़्यादा फोकस इस बात पर हो गया कि न्यूक्लियर वॉर को रोका जा सके, न्यूक्लियर जो एक्सपेंशन है उसको रोका जा सके. और इसलिए हम पाते हैं कि 1960 के बाद कूटनीति का प्रयोग डिसआर्मामेंट के लिए या न्यूक्लियर डी एस्केलेशन के लिए किया गया या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के लिए किया गया. इसी संदर्भ में कई सम्मेलन भी किए गए यूएन के माध्यम से और ऐसी ट्रीटीज़ भी बनाई गई जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1960 के दशक में और फिर 1980 के दशक में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का निर्माण किया गया. तो आफ्टरवर्ड्स वी सी दैट डिप्लोमेसी शिफ्टेड इट्स फोकस टू de-escalation of tension, disarmament and non-proliferation of nuclear weapons. लेकिन 1945 के बाद लगभग 30-40 वर्षों तक हम पाते हैं कि कूटनीति का काम क्या था. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था करना, संधि वार्ता करना, राष्ट्रहित की अभिवृद्धि करना. कूटनीति का प्रमुख लक्ष्य, हमने इतनी बातों से ये समझ लिया कि इसका प्रमुख लक्ष्य है राष्ट्रहित की अभिवृद्धि करना. द मेन एम ऑफ डिप्लोमेसी इज़ टू प्रमोट वंस नेशनल इंटरेस्ट. और आप जानते ही हैं कि राष्ट्र अपने राष्ट्रहित के प्रति कितने सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं. वो उसको छोड़ने के लिए नहीं तैयार होते हैं. तभी तो हम कहते हैं कि रियलिज़म अभी भी जीवित है और आइडियलिज़म को हम पाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात कहता है, जो वर्ल्ड पीस की बात कहता है. वो आम तौर पे तो काम करता रहता है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रहित को खतरा महसूस होता है राष्ट्र आदर्शवाद छोड़कर यथार्थवाद की ओर चल देते हैं. दैट इज़ वाई वी सी दैट बैलेंस ऑफ पावर इज स्टिल वर्किंग एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी is like it is used like a pretext many a times. राष्ट्रहित के अंदर आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि इसमें देश की रक्षा, जन कल्याण, देश की अखंडता की रक्षा वगैरह वगैरह शामिल होते हैं. और इसीलिए कूटनीति का भी लक्ष्य हम लोग क्या पाते हैं, कूटनीति का क्यों प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले राष्ट्रहित की रक्षा, ये कूटनीति का, डिप्लोमेसी का मेन गोल है, प्रमुख लक्ष्य है. अपने राज्य के हितों की रक्षा करना, अपनी सीमाओं की रक्षा करना, इसके अलावा आर्थिक हितों की भी रक्षा करना, जो आज के समय में विशेष रूप से 1990 के बाद से आर्थिक हितों की रक्षा को हम विशेष रूप से काम करता हुआ देखते हैं. कूटनीति का उद्देश्य आज यह भी हो गया है कि अपने ट्रेड इंटरेस्ट, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की रक्षा करना. फिर इसके अलावा राज्य की अखंडता की रक्षा करना, हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको प्रोटेक्ट करना. दूसरा, राष्ट्र हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, क्योंकि सैनिक आक्रमण से क्या होता है, केवल देश की सुरक्षा ही खतरे में नहीं पड़ती है, बल्कि जो पूरा सोशल इकोनॉमिक जो फैब्रिक है समाज का वो भंग हो जाता है. और इसलिए यह ज़रूरी है कि युद्ध को सीमित किया जा सके. फिर कूटनीति में और क्या करते हैं, आपने देखा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक देशों की अनेक बार यात्राएं की, लोगों से मिले, राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ बुलाया, खुद भी गए उन देशों में जाकर. वहाँ पर उन्होंने रहने वाले जो भारतीय हैं उनसे भी सम्मेलन किया. इसका उद्देश्य क्या था, ये कैसी डिप्लोमेसी है जिसको हम कह सकते हैं यात्रा कूटनीति कह सकते हैं.
इसका उद्देश्य था कि अपने मित्रों को और प्रगाढ़ मित्र बनाना, मित्रों के साथ संबंधों को और सुधारना, और जिन्हें हम शत्रु कहते हैं उनके साथ भी संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करना या शत्रुओं को तटस्थ करना। अगर हमारा जो एनिमी स्टेट है वो न्यूट्रल हो जाए, उसको हम प्रयास ऐसा करें कि वो न तो हमारा मित्र रहे और न ही कोई ऐसा कार्य करे जो शत्रुतापूर्ण हो, यानी तटस्थता का भाव अपना कर रहे, तो भी हम अपनी कूटनीति को सफल मानते हैं। तो इसलिए मित्रों से संबंध बढ़ाना और शत्रुओं को तटस्थ करना, ये भी कूटनीति का उद्देश्य होता है। और इसके लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। पूर्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, या कह लीजिए कि कम से कम तनावपूर्ण ना रहे, ऐसा करने के लिए कई तरीके अपनाए गए, जिनमें एक मुझे याद आता है क्रिकेट डिप्लोमेसी। क्रिकेट के माध्यम से पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, खेल का प्रयोग करके। और आप जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट राजनीति का पूरा हिस्सा है। कभी उस पर रोक लग जाती है, प्रतिबंध लग जाता है, और अगर मैच भी होता भी है तो भी वो उसके पीछे बड़ी एक पॉलिटिकल फ्रेंजी क्रिएट हो जाती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान अगर और ऑस्ट्रेलिया का भी अगर मैच है तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए ऐसा भारतीय मनाते हैं, और यही स्थिति पाकिस्तान में भी है। और इसलिए हम देखते हैं कि खेल का प्रयोग यद्यपि देशों के बीच में संबंधों को नॉर्मलाइज करने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका राजनीतिकरण कहीं अधिक हो गया। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। 1959 में जहां हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे, उसके बाद 1962 में भारत के ऊपर चीन ने हमला कर दिया, जो एक प्रकार से विश्वासघात था, क्योंकि नेहरू इस बात को मानते थे कि चीन हमारा मित्र है, और इनफैक्ट भारत चीन का आध्यात्मिक गुरु है, क्योंकि हमारे यहाँ से ही बौद्ध धर्म चीन गया था। और अपनी सुरक्षा के प्रति, यानी भारत की सुरक्षा के प्रति चीन की ओर से वो काफ़ी आशान्वित थे, वो आश्वस्त थे, उनको लगता था कि चीन हमला नहीं करेगा। तो उसके बाद 1962 के बाद कुछ समय तक तो भारत और चीन के बीच में संबंध तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन उसके बाद संबंधों को बेहतर बनाने के लिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी का प्रयोग किया गया। इट वॉज कॉल्ड पिंग पोंग डिप्लोमेसी। इसमें टेबल टेनिस के खेल के माध्यम से दोनों देशों के बीच खिलाड़ियों को भेजा गया, बातचीत के लिए रास्ते खोले जाने लगे। तो इस तरह से डिप्लोमेसी के अंतर्गत कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रयोग भी किया जाता है। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के द्वारा कई देशों में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, और उन देशों के महोत्सव को भारत में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था भारत की संस्कृति के विषय में, भारत के सामाजिक आर्थिक विकास, तकनीकी विकास के बारे में दूसरे देशों को बताना, और उन देशों के विषय में भारतीयों को अवेयर करना। ये जो तरीके अपनाए गए वे भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने वाले थे। सॉफ्ट पावर यानी कल्चरली वी ट्राइड टू एक्सपैंड आवर इन्फ्लुएंस। हमने अपनी संस्कृति को, अपनी जो प्राचीन हमारी सभ्यता रही है और हमारा जो विकास हुआ है अब तक, उसको हमने लोगों को बताकर ये बताने की कोशिश की कि भारत एक विकसित डेवलप्ड कंट्री है। और अभी तक क्या हो रहा था, सिनेमा के माध्यम से जो भारत का रूप जा रहा था विदेशों में, जिसमें सत्यजीत रे की फिल्में भी थी, ऑल्दो ही वॉज अ ग्रेट फिल्म मेकर, लेकिन उनकी जो फिल्में थी उसमें एक गरीब भारत, पुअर, पॉवर्टी दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से जो विदेशी निर्देशक थे जो फिल्म बनाते थे, उनकी फिल्मों में भी भारत की गरीबी ज़्यादा दिखती थी। साथ ही साथ कुछ जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनी जो बहुत पॉपुलर हुई,
उसमें भारत को या तो राजाओं का देश दिखाया गया या साधुओं का देश दिखाया गया, जो गले में सांप लपेटे हुए थे या बिना कपड़े पहने साधना कर रहे हैं या मैजिक दिखा रहे हैं, इस तरीके का देश दिखाया गया। और एक लंबे समय तक विदेश में ये भ्रांति रही कि भारत में अभी भी लोग पेड़ों पर ही रहते हैं, यानी सभ्यता अभी नहीं पहुंची है। तो इसको समाप्त करने के लिए, ये जो भ्रांतियाँ क्रिएट की गई थी उसको समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा ये जो भारत महोत्सव थे उनका आयोजन किया गया। और उस समय मुझे याद है कि प्रधानमंत्री हमारे जो श्री राजीव गांधी थे, उनकी वजह से हम लोगों ने भी यहाँ पर कई देशों को अपनी संस्कृति, अपनी आर्ट, अपनी जो उनकी जो कुशलताएं हैं उनको यहाँ पर शोकेस करते हुए देखा था। तो मित्रों को से के साथ संबंधों को बनाना, शत्रुओं को तटस्थ करना, इसके लिए कूटनीति का प्रयोग किया जाता है राज्यों के द्वारा। साथ ही साथ कूटनीति का एक बहुत बड़ा लक्ष्य, उद्देश्य है विरोधियों को गठबंधन बनाने से रोकना। जैसे अभी अगर हम देखें तो भारत का उद्देश्य क्या होगा कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, ये देश चीन के करीब न जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर चीन के साथ वॉर जैसा कार्य होता भी है तो ये देश कम से कम तटस्थ रहे, ये देश युद्ध में चीन के साथ खड़े ना हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य होगा। तो अपने विरोधियों को गठबंधन बनाने से रोकना, इसके लिए बहुत सारे तरीके, जैसे फूट डालो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया जा सकता है, कुछ लालच दिया जा सकता है, कुछ भय दिखाया जा सकता है, जिसके साथ हम जो उपाय प्रयोग कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद का, वो हम प्रयोग कर सकते हैं। और इन उपायों के ज़रिए से हम अपने हित को साधने की कोशिश कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आज के समय में कूटनीति का प्रयोग आर्थिक एवं व्यावसायिक लाभ के लिए भी किया जाता है। पुराने समय में भी जब बार्टर इकॉनमी थी, उस समय भी राज्य आर्थिक उद्देश्य से कूटनीतिक संबंध बनाते थे। एक राज्य में कुछ सामान बन रहा है, दूसरे राज्य में कुछ, आपस में एक्सचेंज किया जाता था और उसके लिए संबंधों का बनाना ज़रूरी होता था। उस समय भी एक राज्य से व्यापारी अपना सामान लेकर दूसरे राज्य में जाते थे और हर राज्य की अपनी कुछ नीतियाँ होती थी, किस पर टैक्स लगेगा, किस पर कम लगेगा, किस पर ज़्यादा लगेगा, उन सामानों की बिक्री कहाँ होगी, कितने मूल्य पर होगी, ये सारी बातें अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़ें तो उसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है। इनफैक्ट कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्टेट के लिए एक मैनुअल की तरह था, राजा के लिए एक मैनुअल था जिसको पढ़कर वो राज्य कर सकता था, क्योंकि उसमें व्यापार से लेकर कैसे जो सोशल कंडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, कानून कैसा बनना चाहिए, सभी कुछ था। आपको ये भी पता है कि कौटिल्य को कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इनफैक्ट उसकी आलोचना भी की जाती है क्योंकि उसने बड़े ही कठोर शब्दों में राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ बातें कही हैं और इसलिए उसको बड़ा क्रूएल, काफ़ी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसके लिए हम, उसका जो गोत्र का नाम था कुटिल, उस शब्द का, यानी जब हम कहते हैं कौटिल्य तो हम बहुत अच्छे भाव में इस शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत श्रूड है, बहुत चालाक है, सेल्फिश है, ऐसा समझते हैं। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कूटनीति पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। उनकी जो मंडल थ्योरी है और जो 6 फोल्ड पॉलिसी है वो आप कौटिल्य के अंतर्गत पढ़ेंगे भी। तो इन दोनों ही के तहत कौटिल्य ने बताया है कि कैसे राज्य अपने मित्र बना सकते हैं, कैसे कूटनीति का प्रयोग करके वो शत्रु राष्ट्र को पराजित कर सकते हैं,
उन्होंने झूठ बोलने में भी कोई गुरेज नहीं किया है कि अगर दुष्प्रचार करके सामने वाले जो हमारा शत्रु राज्य है उसे पराजित किया जा सकता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। गुप्तचरों की भी उन्होंने व्यवस्था की है। उन्होंने संधियों के विभिन्न प्रकार बताए हैं कि कभी कभी जब हम कमज़ोर हैं और सामने वाला देश ज़्यादा शक्तिशाली है तो समय खरीदने के लिए टू बाय टाइम सो दैट उस दौरान हम शक्तिशाली बन जाएं, उसके लिए उन्होंने संधियों की बात कही है। कभी हमें किसी को देकर यानी किसी व्यक्ति को बंधक बनाकर भी अगर संधि करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। बड़ा अगर राष्ट्र है, शक्तिशाली है, तो उससे संधि में हमें ये देखना चाहिए कि हमें कितनी कम से कम हानि हो, पर उससे हमें संधि कर लेनी चाहिए। युद्ध के भी उन्होंने कई तरीके बताए हैं कि युद्ध कितने प्रकार के होते हैं। युद्ध केवल एक्सपेंशन के लिए किया जा रहा है या युद्ध अपनी रक्षा के लिए किया जा रहा है। फिर युद्ध के बाद जिस राज्य पर नियंत्रण किया गया उसके विषय में वो बताते हैं कि वहाँ की प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पर कौटिल्य कम्स आउट एज अ वेरी बेनोवलेंट पर्सन, क्योंकि वो बहुत दयालु होकर उन नागरिकों के लिए नियम बनाते हैं जिसको किसी राज्य ने जीता हो। इसके अलावा कौटिल्य ये भी बताते हैं कि कैसे शत्रुओं में फूट पैदा की जा सकती है, शक्ति का कैसे प्रदर्शन करना है। वो तो राज्य के अंदर भी कूटनीति के प्रयोग की सलाह देते हैं कि कैसे फूट डालकर भेद लिए जा सकते हैं। राजा अपने गुप्तचरों को जनता के बीच में भेज सकता है और वहाँ एक जो गुप्तचर है वो शुरू करेगा कि राजा तो बड़ा ख़राब है और लोगों को इंगेज करेगा बातचीत में और ऐसा निकालने की कोशिश करेगा कि कहीं राजा के लिए कुछ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। और इस तरीके से वे कूटनीति का प्रयोग अपने नागरिकों के लिए भी कहते हैं, अपने सरकारी जो अधिकारी थे उनके लिए भी वो इसका प्रयोग करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार डिप्लोमेसी बिकम्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ कौटिल्य। और हम तो कौटिल्य के ही संतति हैं और कहते हैं कि ड्यू टू हैबिटास, यानी हमने इतना इसको जाना है और इसलिए सबकॉन्शियसली हम कौटिल्य के तरीकों का प्रयोग करते रहते हैं। पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उसमें भी अर्थशास्त्र की बातों को बहुत सरल तरीके से कथा के माध्यम से, पशुओं की कथाओं के माध्यम से बताया गया है। इनफैक्ट पंचतंत्र की रक्षा इसीलिए की गई थी कि जो राजकुमार हैं उनको सरल भाषा में राज्य कैसे चलाया जाए, स्टेट क्राफ्ट के बारे में या फॉरेन पॉलिसी को कैसे चलाया जाए, इसके विषय में बताया गया था। और पंचतंत्र की कहानियाँ हम सब ने पढ़ी हैं और कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित होते हैं। हम का मतलब है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी उससे प्रभावित होते हैं। ऑल्दो ये कहा जाता है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अलग से कौटिल्य को नहीं पढ़ाया जाता है, बट वी फाइंड दैट यूजुअली वी हैव बीन फॉलोइंग कौटिल्य व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी। मैं एक बात यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जब हम लोग इतनी बात कर रहे हैं शत्रु की और मित्र की, कि कौटिल्य ने जो अपनी मंडल थ्योरी दी है, मंडल थ्योरी में उनके द्वारा कुछ राज्यों की व्यवस्था की गई है। और आपको मालूम ही होगा कि कौटिल्य का जो राज्य है जिसको वे कॉन्करर कहते हैं, विजिगीषु कहते हैं, तो कॉन्करर को वे सलाह देते हैं कि कैसे काम करना है और उसी के अंतर्गत वे मंडल थ्योरी देते हैं। और वो बताते हैं कि हर राज्य का अपना एक मंडल या सर्कल ऑफ स्टेट्स है। व्हाट इज़ दैट सर्कल ऑफ स्टेट्स? इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, जिसमें कि एक राज्य जो है वो जो अलाई है, जो मित्र है कॉन्करर का, वो है। दूसरा मिडिल किंग है और तीसरा न्यूट्रल किंग है। तो इस तरह से 4 राज्य हैं, विजिगीषु, मित्र और मध्यमा और तटस्थ, ये 4 देश। इन चारों देशों के अपने अपने मंडल होते हैं
अब इस मंडल में क्या क्या शामिल है, कितने देश शामिल हैं? हर राज्य का अपना एक मंडल होता है, जिसमें आपको पता ही है कि उन्होंने बताया कि जो पड़ोसी है प्रायः वो क्या होता है, वो अरी होता है, वो मित्र नहीं होता, एनिमी होता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के साथ हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट ड्यू टू लैंड, ड्यू टू वाटर रिसोर्स वगैरह हो सकते हैं। जो हमारा अरी है उसका जो पड़ोसी है वो हमारा मित्र होगा, यानी अरी, फिर अरी का जो अरी है वो हमारा मित्र हो जाएगा, फिर हमारे मित्र का जो पड़ोसी है वो हमारे अरी का मित्र होगा, तो अरी मित्र। और इस तरीके से एक पूरा सर्कल फ्रंट में भी और रियर में भी बन जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे विजिगिशु और बाकी 3 स्टेट्स हैं उनको मिलाकर कुल हमारे पास करीब 12 राज्य हो जाते हैं। हर का 4 है और चारों का अपना अपना सर्कल हो जाता है और 12 किंग राज्य या विजिगिशु हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे एलिमेंट्स देखते हैं कि हर राज्य के पास अपने एलिमेंट्स, जैसे आज हम राज्य के 4 एलिमेंट्स कहते हैं, कौटिल्य ने 7 एलिमेंट्स को बताया जिसमें किंग भी है। इफ़ वी एक्सक्लूड किंग देन दे ईच किंग हैज 6 एलिमेंट्स, जिसमें सेना भी है, जिसमें राजकोष भी है, जिसमें मित्र भी है, जिसमें टेरिटरी भी है, जिसमें दुर्ग भी है। और इस तरीके से हर के पास 6 एलिमेंट्स होते हैं। और चूँकि यहाँ 12 किंग्स हैं तो 12 छंग 72, इस तरीके से 72 जो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर सर्कल ऑफ स्टेट का निर्माण करते हैं। तो आई वॉज डिस्कसिंग इट बिकॉज कौटिल्य हैज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड हाउ डिप्लोमेसी इज़ टू बी यूज्ड amongst these 72 elements। इनके अंदर जो 12 राज्य हैं, सर्कल ऑफ स्टेट है, हर का अपना सर्कल ऑफ स्टेट है, और उसमें कैसे डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है, कैसे साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है, कैसे 6 फोल्ड पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीस भी है, जिसमें वॉर भी है, जिसमें द्वैध भाव भी है, डुअल पॉलिसी कि एक के प्रति मित्रता, एक के प्रति शत्रुता रखना, या एक ही के प्रति थोड़े दिन मित्रता रखना और उसके बाद शत्रुता रखना। इस तरीके के उपायों को वो बताते हैं। तटस्थ भाव भी बताते हैं, यान भी बताते हैं, यानी मार्च करना। जब हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड वेट। और जब युद्ध के लिए तैयार हैं तो हमें मार्च करना चाहिए, आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए। जैसा कि आज अगर आप चीन की ओर देखें तो हम क्या पाते हैं कि चाइना इज़ एक्टिंग लाइक कौटिल्याज कॉन्करर, विजिगिशु की तरह से वो कार्य कर रहा है। और जो इनिशिएटिव लेने का प्रिविलेज है वो चीन ने अपने हाथ में रख रखा है। वो जब चाहे युद्ध का कार्य कर रहा है या अटैक कर रहा है या वार्ता के लिए कह रहा है। इंडिया इज़ ओनली रिएक्टिंग टू व्हाट चाइना इज़ डूइंग। तो यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा मुझे चाइना डिप्लोमेसी का प्रयोग ज़्यादा करते हुए दिख रहा है। खैर, तो कूटनीति के विषय में कौटिल्य ने ये बताया कि अपने मित्रों को मित्र बनाना, शत्रुओं में फूट डालना, हित की रक्षा करना, ये सारे काम कूटनीति के अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम और आगे आएँ, क्योंकि कौटिल्य तो 2000 साल पहले हुए थे, तो अगर आज के रियलिस्ट की हम बात करें यानी मोरगेंथो की बात करें तो मोरगेंथो ने क्या कहा? उन्होंने कूटनीति के 4 कार्य बताए हैं। उन्होंने कहा कूटनीति का सबसे पहला काम राज्य की शक्ति को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना है। हमें अपनी शक्ति मालूम होगी, कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से हमें अपने हित निर्धारित करने हैं। दूसरा, उसका काम दूसरे राज्य की शक्ति का भी मूल्यांकन करना है, एंड दैट इवैल्यूएशन शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव। हम दूसरे देश की शक्ति का अगर मूल्यांकन गलत करेंगे तो हम अपने हितों को उसके प्रति गलत रूप में तय कर लेंगे और उससे हमें नुकसान हो सकता है। अगर हम सामने वाले देश को कमज़ोर आंकेंगे
जैसा कि पूर्व में हमने किया 62 में। तो नतीजा क्या हुआ कि वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट वॉर। फिर इसके अलावा कूटनीति का काम और क्या है कि इस बात का पता लगाए कि विभिन्न राज्यों के लक्ष्य और उसके अपने लक्ष्य किस सीमा तक एक जैसे हैं, कितनी कॉमनैलिटी है, उनके हितों में कितनी सामान्यता और समानता है, और अंत में कूटनीति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न उपाय हैं जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, साम दाम दंड भेद या समझौता, समझाना बुझाना, बल प्रयोग की धमकी पहले, फिर बल प्रयोग इत्यादि को काम में लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर देखें कि शस्त्र और मित्र ये दोनों क्या है, युद्ध के औजार हैं। 62 के वॉर में द सेविंग ग्रेस वॉज दैट यूएसएसआर डिड नॉट टेक पार्ट इन द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ चाइना। शायद ये हमारी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का नतीजा था। 71 के वॉर में हमने देखा कि अमेरिका चीन की ओर से युद्ध में आगे आया और उसने अपना 7वां जहाजी बेड़ा इंडियन ओशन में भेज दिया, और पाकिस्तान के साथ उस समय हमारी लड़ाई चल रही थी 71 के वॉर में, और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ देने की नीति को अपनाया। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से बताता है कि किस तरीके से मित्र और राष्ट्र दोनों ही, मित्र और जो शस्त्र हैं वो दोनों ही युद्ध के वेपन के रूप में कार्य करते हैं। कूटनीति के मुख्य कार्य आपने देखे कि शांति वार्ता करना, निरीक्षण यानी दूसरे राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों का निरीक्षण करना, संरक्षण करना, प्रतिनिधित्व और जनसंपर्क, पब्लिक डिप्लोमेसी। इनफैक्ट किसी भी देश के फॉरेन पॉलिसी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट एक अलग होता है, जिसके द्वारा जनसंपर्क किया जाता है, इसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। इनफैक्ट पब्लिक ओपिनियन हैज़ टू बी क्रिएटेड एंड मैन्यूवर्ड, इट हैज़ टू बी स्टीयर्ड टूवर्ड्स अ सर्टेन गोल। राज्य अगर कुछ चाहता है तो उसे पब्लिक ओपिनियन को वैसे बनाने की आवश्यकता होती है, और आज हम देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियन एक सीमा के रूप में भी काम करता है, डिप्लोमेसी को सीमित करने का काम करता है। अब कूटनीति के साधन तो आपने बार बार देख ही लिए। ये तो आपने देखा कि कैसे कूटनीति की डेफिनेशन आपने देखी, आपने देखा कि कूटनीति का उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है और साधन क्या है। साधन बार बार हम लोगों ने बात की, जो 4 उपायाज हैं जिनकी हमने बात की, साम दाम दंड भेद, जिसको ही मॉर्गेंथो कह देते हैं कि परसुएशन, अनुनय विनय करना, इसके अलावा समझाना बुझाना जिसको संधि वार्ता भी कह सकते हैं, साथ ही साथ कुछ लालच देना जैसा कि प्रायः देशों के द्वारा किया जाता है दूसरे देश को अपने पक्ष में करने के लिए, और बल प्रयोग की धमकी देना, और अंत में बल का प्रयोग। जब बल का प्रयोग हुआ डिप्लोमेसी शांत पड़ जाती है क्योंकि अब सेना का काम शुरू हो जाता है। तो कूटनीति विदेश नीति को भी प्रभावित करती है। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करती है, राष्ट्रहित को प्राप्त करने में सहायता करती है, और कूटनीति का के लिए राज्य निरंतर अपने पास कुछ उपाय अपनाते रहते हैं। उपाय का मतलब, एक समय था जब राजदूत या तो परिवार के माध्यम से नियुक्त होते थे, हेरिडिटरी तरीके से नियुक्त होते थे, लेकिन आज हम पाते हैं कि कूटनीतिज्ञों
के लिए अलग विभाग बना हुआ है, उनको सरकारी तौर पर चुना जाता है। हमारे यहाँ भी इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, उसी प्रकार से बाकी देशों में भी है, और उसके माध्यम से राजदूतों को चुना जाता है और दूसरे देशों में उन्हें नियुक्त किया जाता है। और इन राजदूतों को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, उनके अंदर कुछ गुणों का होना ज़रूरी है, वाक्पटुता का होना ज़रूरी है, प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है, समझ का होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही वे अपने राष्ट्र के हित की बात कह सकते हैं। कूटनीति की आज कुछ सीमाएं हैं जिसकी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था। जैसे आज हम पाते हैं कि पार्लियामेंट या कह लीजिए किसी भी देश की जो सरकार है वो एक मेजर रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में। संविधान ही निर्धारित कर देता है कि देश की विदेश नीति कैसी होगी। साम्यवादी देशों में तो संविधान में लिखा रहता है कि विदेश नीति कैसी होगी। प्रजातांत्रिक देशों में यद्यपि लिखा नहीं होता, लेकिन संसद के नियंत्रण में ही विदेश नीति रहती है, और यह जो संसदीय नियंत्रण है वो डिप्लोमेट्स पर सीमा लगाने का कार्य करता है। इसके अलावा संचार व्यवस्था का जिस तरीके से आज विकास हुआ है उसके कारण भी कूटनीति पर सीमाएं लग गई हैं। आज आपने देखा कि संचार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो जाने के बाद अब कोई भी बात एक ही देश तक सीमित नहीं रहती है, उसका तेज़ी से विस्तार हो जाता है। यह अच्छा भी है, तो दूसरी तरफ इससे नुकसान भी है। जैसे आपने देखा कि कुछ समय पहले, लगभग 2 महीने पहले, लेह में जिस तरीके से मीडिया मौजूद थी और एक एक कदम वहाँ पर जो था वो दिखाया जा रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कभी कभी नुकसान की वजह भी बन जाता है। तो संचार की व्यवस्था ने भी डिप्लोमेसी को अंडरमाइन करने का काम किया है, उसकी अवनति हुई है इसकी वजह से। इसके अतिरिक्त जो मैंने शुरू में बात की थी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के विकास ने कूटनीति का जो स्कोप है उसको सीमित कर दिया है, क्योंकि आज कूटनीति किस बात पे सीमित होकर रह गई है कि परमाणु शस्त्रों का विकास ना हो, न्यूक्लियर वेपन्स पर रोक लगे। आज इसी पर सब वार्ता केंद्रित हो गई है। वो अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाना, या नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना, या भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर और उसके बाद पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाना। तो डिप्लोमेसी आज सीमित इस तक हो गई है कि परमाणु शक्ति का विस्तार ना हो, नॉन प्रोलिफरेशन पर जोर ज़्यादा हो गया है। इट इज़ more about disarmament and non-proliferation and less about creating peace। तो ये कुछ एक प्रतिबंध इसकी वजह से भी हम देखते हैं कूटनीति पर हो गया है। फिर भी कूटनीति के बगैर कार्य नहीं होता, और आज कूटनीति ने एक संस्थागत रूप ले लिया है। आज यूएन के माध्यम से, यूएन की जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से, या ऐसे ही अन्य जो एजेंसीज़ हैं, जैसे आपने देखा रीजनल लेवल पर भी आज कई ऐसे संगठन बने हुए हैं, जैसे आसियान है, जैसे सार्क है। ऑल्दो सार्क हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स रेलिवेंस, क्योंकि सार्क में जो देश शामिल हैं उनमें ज़्यादातर देशों में बायलैटरल इश्यूज़ हैं, और इसलिए सार्क आज बहुत उपयोगी नहीं रह गया। 1984 में जब बना था तो इससे बड़ी उम्मीदें थी और ये माना गया था ये साउथ एशियन यूनियन बनाने में मदद करेगा, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आसियान के माध्यम से, या अभी आपने देखा कि जो वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो विकासशील देशों को जो नुकसान हो रहे थे उन्हें रोकने के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें ब्रिक्स का निर्माण किया गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका निर्माण किया गया। फिर बिम्स्टेक का निर्माण किया गया, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन का निर्माण किया गया। तो ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो आज वार्ता का काम कर रहे हैं, और इन्होंने कूटनीति के कार्य को अपने हाथ में ले लिया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कूटनीति का प्रयोग किया जा रहा है सामूहिक रूप से। जहां पहले राज्य
इंडिविजुअली कूटनीति का कार्य करते। जैसे अभी आप क्वाड का नाम बार बार सुन रहे हैं, 6 अक्टूबर को क्वाड की बैठक है जिसमें हमारे विदेश मंत्री भी जा रहे हैं वार्ता करने के लिए, और चीन के साथ हमारी जो स्थिति है या पूरे विश्व में चीन का जो स्थिति है इस समय, उसको देखते हुए इसका बड़ा महत्व है। और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी ये सारे देश शामिल हैं। तो इस प्रकार के संगठन आज कूटनीति का साधन बन गए हैं। सो इंडिविजुअल जो डिप्लोमेसी है वो आज उतनी महत्व नहीं रख रही है जितना कि सामुदायिक। तो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ डिप्लोमेसी इन प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट।